हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 23 के टीयर 1 में इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस। एंड आज हम बात करेंगे 15 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट यानी 5:15 का शिफ्ट। तो चलिए इस शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स विच इंक्लूड आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जामिनेशन 2019, एसएससी में सीएचएसएल एंड सीपीओ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को। ओके, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है देखिए किसका है। ईडीएम का क्वेश्चन है बैक अगेंस्ट द वॉल। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉल हुआ, बॉल मतलब दीवार हुआ, दीवार के अगेंस्ट बैक करना, इसको पुश करना। तो ये दीवार को पुश करना कैसा काम होता है, डिफिकल्ट काम होता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा इसका सोल्यूशन होना चाहिए, यानी इसका आंसर होना चाहिए। बी इन एन ईजी सोल्यूशन, तो ईजी सोल्यूशन वाला नहीं होगा। डिफिकल्ट सोल्यूशन फ्रॉम वेयर escape is difficult। अगला है रिलेशन, बी इन अ रिलेशनशिप विच वन wants to escape, और बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर escape is easy। तो यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन है जहाँ से निकलना मुश्किल है, इसका मीनिंग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर escape is difficult, यानी जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम बताना है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदगी या गंदा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लीन। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है क्लीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपल सा इसका कितने बार हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लासेस में भी, कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो सिंपल में हम क्या देखते हैं, इसका मेन वर्ब। हमारा जो फोकस होगा वो होगा एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब पर। तो जिस भी फॉर्म में मेन वर्ब होगा उसको हम बी के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये वर्ब जिस वाले पैसिव वॉइस में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी इज लाफिंग एट मी। तो इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हुआ लाफिंग। तो लाफिंग किस फॉर्म में लिखा हुआ, आईएनजी के फॉर्म में। तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग, ठीक है। और मेन वर्ब क्या है, लाफ। तो लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाफ्ड। तो ये जिस भी सेंटेंस में होगा इसका पैसिव वॉइस वही होगा। बीइंग लाफ्ड हो सकता है, अभी चेक करना पड़ेगा हमको सारे में। तो बीइंग यहाँ पे लिख दिया, हमें क्या चाहिए, सॉरी बीन लिख दिया, हमें क्या चाहिए, बीइंग, ठीक है। तो ये बीन इनकरेक्ट। बीइंग लाफ्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, यानी फर्स्ट और थर्ड। बीन लाफ्ड, तो यहाँ से ये कट गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे एक्टिव वॉइस यहाँ पे हम देखे थे, तो एक्टिव वॉइस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होता, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब हो तो सेम रहेगा, केवल चेंज कहाँ पे होगा, मेन वर्ब में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार तो चेंज हो जाएगा लेकिन वो टेंस चेंज नहीं हुआ, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो इज है तो इज आरएम हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई, तो आई के लिए क्या होगा प्रेजेंट में एम। और यहाँ पे थर्ड वाले में क्या लिख दिया इसने, वॉज लिख दिया, तो यानी पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव वॉइस में। सिंपल सा आप ये फॉर्मूला यूज करिए, बी के फॉर्म को जोड़ना है अगर एक्टिव से पैसिव में बदलना है। उल्टा अगर हम पैसिव से एक्टिव में जाएंगे तो बी के फॉर्म को निकालना है। बस ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटोनिम ऑफ अनकंफर्टेबल, ही वॉज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट। तो अनकंफर्टेबल यानी वहाँ पे वो ईज में नहीं था, यानी रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईजफुल, ठीक है। ये डिफिकल्ट, ऑकवर्ड और ट्रबलसम, ये अपोजिट मीनिंग निकाल रहे हैं, मतलब इसका सिनोनिम निकाल रहा है। हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट, यानी ईजफुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस। तो हमें प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है। द डिक्लेरेशंस, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, तो द डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन। विच हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इसको इससे रिलेट करके बनाया गया, तो ये विच भी सेम होगा, सब में है कम। द डिक्लेरेशन सब्जेक्ट हुआ, कैसा सब्जेक्ट हो, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब दिया, यानी ये प्रेजेंट का टेंस हुआ। अब हमें पास्ट में चेंज करना, तो द डिक्लेरेशन। अब ये प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है तो पास्ट का यूज करेंगे, तो विल फ्यूचर हो गया, कम प्रेजेंट में ही है, केम और ये केम, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ हो सकता है। विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस, आर। अब ये किसके लिए लिखा गया है, आर। नॉट डिपेंडेबल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है, द डिक्लेरेशन विच केम आउट फ्रॉम
दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रूल रहता है कि इसके लिए जो भी वर्ब आएगा वो किसके अनुसार होता है, उसके प्रीडिसेंट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी विच के पहले जो भी नाउन है उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा। तो ये प्लूरल था तो ये प्लूरल, ठीक है। प्रेजेंट था तो इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया था, दो ऑप्शन हमारे पास आए थे ये। दैट ऑफिस ये हुआ, फ्रॉम दैट ऑफिस, फ्रॉम क्या हुआ हमारे पास, प्रीपोजिशन, तो ये हुआ उसका ऑब्जेक्ट। अब ये हुआ वर्ब, वर्ब किसके लिए होगा, मेन सब्जेक्ट के लिए, तो मेन सब्जेक्ट द डिक्लेरेशन कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पे लिखा है आर, आर किस लिए होता है, प्रेजेंट के लिए, हमें पास्ट में चेंज करना है तो वॉज या वर, तो यहाँ पे आना चाहिए, इसमें आर लिख दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे वॉज वर लिखा है यानी पास्ट में यूज किया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, द मैनेजमेंट इज नॉट बी वेयर ऑफ दिस फैक्ट। बी वेयर को क्या लिखें, बी वेयर ऑफ नहीं होता, ये होता अवेयर ऑफ, किसी से कंसर्न होना, एक अलर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं, अवेयर ऑफ। ठीक है, द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग, रीजनेबल, REASONABLE, रीजनेबल। लाफ, लाफ का क्या होता है, LAUGH, लाफेबल, ABLE ऐड कर दिया। ब्लेस्ड, ठीक है, BLESSED। प्रोफेन, PROPH, देखिए प्रोफेन का करेक्ट जो होता है PROFANE, प्रोफेन यानी क्या होता है, जो सैक्रेड प्लेस होते हैं, जैसे कि हम गॉड का जहाँ पे या गॉड की पूजा करते हैं उसको डिसरिस्पेक्ट करना, यानी उसका निरादर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेन। तो FANE होता है करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्चुअल, या तो रियल हो या फिक्चुअल, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन उस इवेंट का, टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम एक वर्ड हमें याद रखना है शेगा, या शेगा बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है एक इवेंट का जो लंबे समय से चल रहा है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं शेगा, SAGA। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, पहले भी आ चुके हैं इस टाइप के वर्ड। एंटोनिम बताना है, सोफिस्टिकेट, सोफिस्टिकेट का मतलब क्या होता है, अप, ब्राइट, या समझ लो कि जो बहुत ही साफ़ सुथरा, या जो अच्छे घर से, या अपने आप को बेहतर दिखाने की जो कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड का उल्टा हो जाएगा डाउनवर्ड में, क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी होता है जो रूट से जुड़ा हुआ, जो पुराने विचारधारा से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें निकालना है सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट यानी क्या होता है, जो अलर्ट हो, जो उसके किसी के प्रति जागरूक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंट। उसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस। ठीक है, चिंतित, या उसके प्रति बहुत ही कंसर्न है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ इफरवेसेंट। देखिए इफरवेसेंट का मतलब एक तो होता है कि जैसे कि बुलबुले छोड़ता है, तो ऐसे पदार्थ जहाँ से बुलबुले छोड़ता है या जैसे बबल छोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफरवेस। दूसरा यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, तो या जैसे जो छोड़ता है यानी ऊपर बढ़ता है, यानी चीज़ें क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है, इंक्रीज के ऑर्डर में, यानी चीज़ें बेहतर हो रहा, बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीज़ों को दबाना, सबड्यू करना है या डिप्रेस करना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इफरवेसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, सबड्यू, यानी चीज़ को दबाना। ठीक है, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ इंटरलिंक। इंटरलिंक यानी क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ऐसा। तो इंटरलिंक का क्या है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। इंटरलिंक में क्या होता है, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। कंटिन्यू में लगातार। सीवियर, सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर यानी होता है तीव्र। फ्री यानी जो एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखते, इसे फ्री हो गया। और इंटरलैक्ड, इंटरलेस्ड, इसका मतलब होता है से। जो इंटरलिंक का मतलब होता है वही होता है इंटरलेस्ड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारे पास एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ हेरेंग्यू। हेरेंग्यू का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो है ही नहीं यहाँ पे। ब्रेकर्स ऑफ आइडल्स नहीं, एयरप्लेन शेड नहीं, यहाँ पे लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अग्रेसिव भाषण। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड। तो द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, सिंपल सा सेंटेंस है,
द रिवर कैसे हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो फ्लो जो वर्ब होता है वो फ्लो, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, फ्लोज, तो रिवर फ्लोज। ठीक है, पहला देखिए वॉज लिखा है तो यहाँ पे आईएनजी होता है, अगर यहाँ पे ये लिखा रहता है वॉज फ्लोइंग तो ये करेक्ट हो सकता था। यहाँ पे इज फ्लो लिख दिया, एक्चुअली रिवर कैसा सिंगुलर है तो वॉज में फ्लोइंग, इज के साथ भी फ्लोइंग होता तो करेक्ट हो सकता। इज फ्लोड ये पैसिव वॉइस में दिखा रखा है, जबकि एक्शन कंटिन्यू है, जो कि सब्जेक्ट कौन है, रिवर, रिवर बह रहा है, यानी रिवर ही एक्टिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक्टिव वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे पैसिव लिख दिया थी, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, दे हैव डिस्पोज ऑल द बुक्स, तो आपको याद रखना है डिस्पोज के बाद एक प्रिपोजिशन आता है वो होता है ऑफ, डिस्पोज ऑफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डिस्पोज ऑफ प्रिपोजिशन लगता है डिस्पोज के बाद, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17, ईडीएम का क्वेश्चन है, टू प्राइम द पंप, प्राइम द पंप यानी होता है चीज़ों को इनकरेज करना, उनको हौसला जाहिर करना, तो इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम द पंप। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस बाई नेचर, इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालना है, तो मिस्टीरियस का ही सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मिस्टीरियस का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, एम बाई एस, मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, MYSTERIOUS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ अ ओल्ड यूनिफॉर्म, देखिए आर्टिकल दिया है ए, कैसा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और किसके लिए यूज़ किया गया है, ओल्ड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हमारा हुआ मेन नाउन जिसके लिए आर्टिकल लगाया गया है, सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल लगा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ओल्ड, ओल्ड को हम कैसे हिंदी में लिखेंगे, ओल्ड, तो ये क्या हुआ, ओ, और ओ किस में आता है, स्वर वाले, हिंदी वाले स्वर में आता है ओ, इसलिए जब भी हम स्वर यानी वॉवेल लिखेंगे हिंदी वाले में, तो अगर ये वॉवेल वाला आता है तो हम क्या लिखेंगे, एन, अगर ये कॉन्सोनेंट यानी का खा गा घा वाले पे आता है तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ये क्या है, ओल्ड, ओ से आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे द ओल्ड यूनिफॉर्म बट नहीं, यहाँ पे एंड ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड वाले पे द क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक डेफिनिट नाउन नहीं है, यानी यूनिफॉर्म के बारे में कुछ भी आगे नहीं बता रखा है। अगर हम किसी नाउन को डेफिनिट बना देते हैं, यानी उस नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तब हम वहाँ पे आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक इंडेफिनिट नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन का यूज करेंगे फॉर ओल्ड वर्ड के लिए। ठीक है, ओल्ड यानी इस वाले, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 11 स्वर में, इसलिए स्वर में हम क्या लिखते हैं, एन, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20, पैसिव वॉइस का अगेन एक क्वेश्चन है, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, तो लव्ड कैसा हुआ, V2 के फॉर्म में, तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है या तो वॉज या वर, और उसके बाद लव, लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड होगा, तो जिस भी सेंटेंस पे वॉज या वर लव्ड होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो विल लव इनकरेक्ट, इज लिख दिया इनकरेक्ट, वॉज लव हो सकता है, वॉज लव्ड, यानी दो ऑप्शन हो गए अपने पास। अब क्या चेक करेंगे हम, उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो हर परफॉर्मेंस, ये इस एक्टिव वाले का ऑब्जेक्ट बना था, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, इस हर परफॉर्मेंस इसका सब्जेक्ट बनेगा। हर परफॉर्मेंस यहाँ पे है, द परफॉर्मेंस लिख दिया इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड, हर परफॉर्मेंस वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस। ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के चेंज वाले। चलिए अब आ गया हमारे पास क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। सो क्लोज टेस्ट को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको गो थ्रू हो जाइए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका सेंस समझकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, रेड्यूइंग हैड रेड डैश दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे had been asked what was the best dash for a novelist. He had said an unhappy childhood. Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he dash if this whole dash was unfolding or like a novel and whole be dash on one person, one character, the guy in charge. तो ये सिंपल से एक राइटर के बारे में एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला हमारे पास जो ब्लैंक है, रीडिंग हैड रेड डैश, उसने पढ़ा हुआ था डैश दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में पढ़ लिखा है,
पढ़ा लिखा, होलसम, निग्लिजेंट, समवेयर और केयरलेस। तो यहाँ पे देखिए रेडविंग हैड रेड, अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर के बारे में पढ़ रखा है, होलसम पूरे दिल से, निग्लिजेंटली यानी निगेटिव सेंस यहाँ पे दे रहा है, समवेयर प्लेस बता रहा है, केयरलेसली नहीं। तो यहाँ पे देखिए रेडविंग हैड रेड समवेयर, किसी प्लेस को डिफाइन कर रहा है, कहीं पढ़ा हुआ था। दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर नॉवलिस्ट। तो नॉवलिस्ट के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या है, द बेस्ट नेचर, द बेस्ट ट्रेनिंग, मेडिकेशन या मेंटेनेंस। तो ये राइटर के ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, राइटर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर द नॉवलिस्ट, ही सेड ही हैड सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he dash if this whole dash was unfolding more like a novel। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he dash। अब यहाँ पे देखिए if लिखा हुआ है, if जब भी हम यूज करते हैं जब वहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है या फिर जिसका जवाब हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ड है वॉन्डर, वॉन्डर यानी चिंतित होना कि क्या होने वाला है या क्या होगा, यानी हमें जवाब उसका पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वॉन्डर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बट ही वॉन्डर्ड इफ दिस होल डैश वॉज अनफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, बट ही वॉन्डर्ड इफ दिस होल क्या, होल्ड एक्सपिएशन, एक्सपेक्टेशन, एग्जेस्परेशन, एक्सपीडिशन। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सपिएशन। एक्सपिएशन का मतलब क्या होता है, अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ जैसे उसने जो भी बुरा काम किया उससे उसको बाहर निकालना, उसके पाप को धोना, उसको बोलते हैं अटोनमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ दिस होल डैश वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ एक्सपेक्टेशन, एग्जेस्परेट करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, एक जर्नी के बारे में बताना फॉर ए स्पेशल पर्पज़। तो यहाँ पे इफ़ द होल एक्सपेडिशन अगर जोड़े तो उसके जर्नी के बारे में बता रहा है, वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे मीनिंग अगर आपको पता है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो एक्सपेडिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड वुड बी डैश ऑन वन पर्सन। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक है उसका ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए एंड वुड बी बेस्ड ऑन या वुड बी ब्लूम्ड, ब्लेस्ड और ब्लेम्ड। एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन कैरेक्टर, द गाय इन चार्ज हिम। तो यहाँ पे क्या हो, बेस, बेस के बाद वैसे भी ऑन आता है प्रीपोजिशन। तो एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन कैरेक्टर, द गाय इन चार्ज हिम। मे बी यू गॉट अ हैप्पी चाइल्डहुड एंड देन एन अनहैप्पी अडल्टहुड एंड दैट्स हाउ नोवेल वर्क। तो ठीक है, तो ये जर्नी के बारे में बताया गया है और किस पर बेस्ड है, वन कैरेक्टर वन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस शिफ्ट में आए हुए 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये समझ में आया। एंड अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मेक योर डाउट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।